हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग कक्षा 10 के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रेंड जरूर करेंगे। तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन तैयार करके ही आपको एग्जाम देने जाना है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन अगर नहीं तैयार होते हैं तो एग्जाम देने का आपका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जितने क्वेश्चन आज बताए जा रहे हैं उसको तैयार करके ही एग्जाम हॉल में बैठना है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 2010, 11, 15, 19, 20, 21 एकदम मतलब कंटिन्यू आया है और इस बार भी आ सकता है। तो बिना किसी समस्या के ये क्वेश्चन आपको तैयार करने ही करने हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे ही बताएंगे और उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देंगे। ओवरव्यू यानी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। ज्यादा नहीं बताएंगे, ऐसा मत करिएगा कि जितना हम यहाँ पे बता रहे हैं वही बोर्ड एग्जाम में लिख के आइए। नहीं, आज हम केवल क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, आंसर पे डिस्कस नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू उस क्वेश्चन का दे देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तथा यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, उदाहरण तो जरूर लिखा करिए। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो किसी बुक में 9 प्रकार की लिखी हुई है, किसी में 8 प्रकार की, तो किसी में 4 ही प्रकार की लिखी हुई है। कौन कौन सी होती है? संयोजन या संकलन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और आखिरी क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग और क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कब कब पूछा गया है। 11, 14, 17, 12, 18, 20 इतनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हो सकता है अब की बार भी ये ट्रेंड हो जाए, है ना? तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कि अम्ल क्षार लवण की एक एक परिभाषा देनी है और साथ में क्या करना है? उदाहरण भी देना है। तो थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और आगे क्या है? थोड़ा दिख नहीं रहा, हटा देते हैं। हाँ, आगे है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। तो ये सब अम्ल के एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल जैसे मैं अगर थोड़ा सा समझाऊं आप लोगों को, तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl का। HCl को जब जल में घोलेंगे ना तो यहां से H+ आयन बनेगा और प्लस में Cl- आयन बनेगा। तो क्या यहाँ पे H+ आयन बना? और अगर H+ आयन जलीय विलयन में देता है तो वो क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, चलते हैं क्षार पे। क्षार देखिए क्या होता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड यानी OH ऋणायन देते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना? ये सब किसके एग्जांपल है? क्षार के। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं OH निगेटिव कैसे बनाएंगे। हाँ, NaOH ले लीजिए, इसको जल में घोलेंगे तो क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा? OH निगेटिव आयन बनाएगा। OH निगेटिव यहाँ पे प्राप्त हुआ ना, यानी ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? लवण क्या होते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया के द्वारा सफेद कलर का एक क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। और लवण का शुद्ध नेम क्या होता है? नमक होता है। हम लोग घरों में जो नमक यूज करते हैं, जैसे NaCl, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं? ये सब लवण होते हैं। जैसे अगर मैं घर के नमक की बात करूं तो वो क्या होता है? NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसे हम लोग घर में खाने के लिए यूज करते हैं। इसे साधारण नमक भी कहते हैं। अब दिखा दे रहे हैं कैसे अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण बनता है। अम्ल कोई ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस कोई क्षार ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया NaOH। चलिए इसको जब रिएक्शन करवाएंगे ना हम, तो H जाएगा OH के साथ और बना लेगा H2O। क्या बना लेगा? H2O। प्लस में Na जाएगा Cl के पास और बना लेगा NaCl, और यही NaCl हमारा क्या है? लवण है। यानी यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा क्या बना है? लवण बनकर तैयार हो गया है। कोई समस्या है क्या? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा, वो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखना होता है तथा अणुसूत्र लिखकर बनाने की विधि बताइए और भौतिक गुण और साथ में रासायनिक गुण और उपयोग भी लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया है एग्जाम में। देखिए कुछ प्रोडक्ट है जो हमको बनाना है, जैसे यहाँ पे विरंजक चूर्ण बनाना है, तो विरंजक चूर्ण का क्या क्या हमसे पूछा है इसको जरा देख लेते हैं। पहले थोड़ा कलर चेंज करके। सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है, अणुसूत्र लिखना है, फिर बनाने की विधि लिखना है, फिर भौतिक गुण लिखना है, रासायनिक गुण लिखना है और उपयोग लिखना है। यानी सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। तो विरंजक चूर्ण आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। बनता कैसे है, बनाने की विधि थोड़ा देख ले रहे हैं। हम यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम केवल थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपनी किताब से बढ़िया से याद करिएगा। बनाते कैसे हैं देख लीजिए इसको। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। यहां से आप ध्यान से देख लीजिए, CaOH को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और ये Cl2 मतलब क्लोरीन बोलते हैं। CaOCl2 को तो आप लोग जान ही गए हैं कि विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और H2O को हम लोग जल बोलते हैं। तो जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनकर तैयार होता है। और इसको भी आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा है, 2011, 13, 17, 18, 20 में पूछा है, तो अब की बार भी हो सकता है आ जाए। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, बिना इसके आप बोर्ड एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं है अगर इसे नहीं तैयार करते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाने का सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए, है ना। खाने का सोडा बनाना है तो खाने के सोडे का नाम, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये इतना चीज आप याद रखिएगा। एक बात और जानिए, खाने के सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो खाने का सोडा नाम से आ जाए या फिर किस नाम से आ जाए, बेकिंग सोडा नाम से आ जाए, समझ जाना ये खाने का सोडा का ही बात कर रहा है। खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। बनाएंगे कैसे, देखिए बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराई जाती है तो 2 अणु हमें क्या प्राप्त होता है, खाने का सोडा प्राप्त होता है, जिसका अणुसूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आप देखिए कितनी बार आया है तो ये देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, मतलब कंटिन्यू आया है। तो अब की बार मुझे लगता है आना ही आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, इसको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल एकदम ध्यान से करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि धामन सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखना है। इस पे भी अगर एक बार डिस्कस करें तो देखिए कितनी बार आया है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और कंटिन्यू आया है। तो अब की बार भी आना ही चाहिए ये क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं धामन सोडा का। तो धामन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, एक्चुअली में इसका नाम होता है पूरा क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, है ना। और धामन सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं। तो दोनों नाम से पूछ सकता है कि धामन सोडा क्या होता है या फिर धोने वाला सोडा क्या होता है, याद रखिएगा। अणुसूत्र की बात करते हैं तो धामन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, Na2CO3 × 10H2O, तभी से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, यानी 10 अणु जल भी जुड़ा रहता है साथ में। बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट का 10 अणु जल के साथ शुष्क आसमन कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड का किससे क्रिया करवाएंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट और जल बनेगा। फिर सोडियम कार्बोनेट का 10 अणु जल से क्रिया करवा देंगे, क्रिया नहीं मतलब शुष्कासमन करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनकर तैयार हो जाता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या क्या याद करना है आप लोगों को। चलिए अब फुल स्क्रीन में आ गया, अब सही लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। मतलब कुछ छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में, तो उसमें कौन कौन सी परिभाषाएं आपको याद करनी है वो देख लीजिए। निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, गालक, धातुमल, मिश्र धातु, अमलगम, खनिज, अयस्क। ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को आपको भैया एकदम रट के ही एग्जाम में जाना है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार एग्जाम में ट्रेंड करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार आया है, यहाँ पे लिखा तो नहीं गया है किस किस ईयर में आया है, मैंने लिखना उचित नहीं समझा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये हर बार आया है अभी तक, 2010 से लेकर 2022 तक हर बार आया है और 2023 में भी ये ट्रेंड करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसको जरूर से आप याद कर लीजिएगा कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। और यहाँ पर थोड़ा सा और जोड़ लीजिए कि समजातीय श्रेणी के गुण को लिखिए, गुण या विशेषताओं को लिखिए, ये भी याद कर लीजिएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन का प्रकार भी पूछता है बहुत ज्यादा, तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भाई, थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देते हैं हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध मतलब क्या, एल्केन, और एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जिसमें केवल क्या पाया जाता है, जिसमें केवल एकल बंध पाया जाता है। तो ये समझ लीजिएगा, जब कभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेगा तो वैसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें केवल एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें द्विबंध या फिर क्या पाया जाता है, 3 बंध पाया जाता है। और अगर द्विबंध पाया जाएगा, अगर क्या पाया जाएगा, द्विबंध पाया जाएगा तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं, और अगर त्रिबंध पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, वहीं एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, और एल्कीन जो होता है यहाँ पे बताया गया है कि द्विबंध से युक्त हाइड्रोकार्बन होता है, और एल्काइन त्रिबंध से युक्त हाइड्रोकार्बन होता है। और द्विबंध पाया जाए हाइड्रोकार्बन में या फिर त्रिबंध पाया जाए, दोनों ही स्थितियों में हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कैसा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। थोड़ा सा इसका मैंने ओवरव्यू दे दिया, बाकी आप अपनी किताब से या क्वेश्चन बैंक से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, या तो बाकी हमारी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए, IUPAC नाम से 5 नंबर का 100% श्योर है कि आना ही आना है। तो IUPAC आपको कंफर्म रखना है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, IUPAC आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला मैंने एक वीडियो बना रखा है, टॉप 10 रिएक्शन वीडियो, है ना, कक्षा 10 के लिए टॉप 10 रिएक्शन वीडियो बना रखा है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब रिएक्शन यहाँ पे मैं बार बार बताऊं कि क्या नाम है उसका, एथिल अल्कोहल का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाना है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने टॉप 10 रिएक्शन नाम से एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि साबुन क्या होते हैं तथा साबुनीकरण अभिक्रिया दीजिए। तो यहाँ पे आप साबुन तैयार कर लेंगे, साबुन क्या होते हैं, मैं साबुनीकरण अभिक्रिया का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी आप तैयार कर लीजिएगा, है ना। साबुनीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होता है। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर चला गया, हाँ अब सही आएगा। देखिए, जब तेल या वसा को 3 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर 3 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया कहने का उपलक्ष्य यही है इसका, क्योंकि यहाँ पे साबुन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, साबुन का, इसलिए इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए,
अगर हम लोग बात करें तेल या वसा के सूत्र का, तो ये तेल का सूत्र होता है। क्या होता है? CH2 COO C17H35, CHCO COO C17H35, CH2 COO C17H35। ये पूरा हो गया किसका सूत्र? तेल या वसा का सूत्र हो गया। आगे हमें 3 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाना है, तो हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। बाकी आप जो इतना पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ देखिए ये OH आके यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ और यहाँ आके जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? यहाँ पे ग्लिसरॉल बना लेगा। क्या बना लेगा? ग्लिसरॉल बना लेगा। और साथ में जो C17H35 COO यहाँ से और यहाँ से 3 अणु निकला है ना, वो 3 अणु यहाँ पे C17H35 और यानी यहाँ पे 3 अणु बचा हुआ है, यानी के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? साबुन का निर्माण कर लेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? C17H35 COO Na कह दो या फिर C17H35 COO कह दो, तो पोटेशियम लवण या फिर सोडियम लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है कि मेंडलीव की आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जब ये मेंडलीव की बात करेगा तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन वहीं अगर कह दे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो अगर मेंडलीव की बात करेगा तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। अगर आधुनिक आवर्त नियम की बात करेगा तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पे, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, यहाँ पे सन नहीं लिखा हुआ है लेकिन कई बार आया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों को लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या गुण थे, यानी क्या विशेषताएं थी और क्या दोष थे, इन सबको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केमिस्ट्री के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के। केमिस्ट्री के सारे IMP क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर मैं इसी में फिजिक्स और बायोलॉजी को भी इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना यार डाटा हमारे पास नहीं होता है, हमें 1.5 GB मिलता है, उसी में अपनी भी पढ़ाई करनी है, उसी में वीडियो भी अपलोड करना है। तो आशा करते हैं इतना क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, इतना क्वेश्चन आप एक दिन में तैयार करिए। बाकी आज शाम तक या फिर कल सुबह में आप लोगों को बायोलॉजी की भी वीडियो मिल जाएगी और उसके अगले दिन फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। इतना क्वेश्चन आप तैयार करके ही जाइएगा एग्जाम में, अन्यथा की स्थिति में एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 70 में 70 नंबर चाहिए तो जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको आप तैयार करके ही बोर्ड में जाएंगे। आपका 70 में 70 कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, क्या करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।